स्वागत है सभी को एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। सभी को जोहार और जय हिंद। JSSC CGL पेपर 2 हिंदी के लिए हम लोग एग्ज़ाम क्रांति का सेट लगा रहे थे, जिसमें फर्स्ट सेट कंप्लीट हो चुका था। ये सेकंड सेट है। आगे भी सेट कंटिन्यू रहेगा, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में बेहतरीन स्कोर कर पाएँ। आइए सेट लगाते हैं, जिसमें 100 प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, किस विकृति भाषा को अपभ्रंश नाम से अभिहित किया जा रहा है, जो समस्त नव्य भारतीय के विकास के पूर्व पट्टिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा असंगत का चयन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी है, तो ये सही है। बी, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, तो ये भी सही है। तीसरा, अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण हेमचंद्र के शब्द अनुशासन में मिलते हैं, तो ये गलत है। चौथा है, आचार्य किशोरी दास भाजपे ने अपभ्रंश को नव भाषा कहा था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तीसरा क्वेश्चन है, पश्चिम राजस्थानी का साहित्य रूप क्या है? तो इसका है डिंगल। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा होती है तो कैसी होती है? राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा होती है। पांचवा है, नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वी राजरासों को प्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? जिसका सही आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट देखते हैं, छठा नंबर, प्रिय का तद्भव शब्द क्या है? तो इसका तद्भव शब्द है पिया। सातवां नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ने। आठवां नंबर, भाषा की प्रथम इकाई क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रतीक। इसका आंसर हो जाएगा वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक रसात्मक काव्यम कथन किसका है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, ये विश्वनाथ का है। नेक्स्ट, कवि को अनुकर्ता इमिटेटर किसे कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटो। ग्यारह नंबर, काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। ये कथन किस पाश्चात्य आलोचक का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वर्ड्सवर्थ। किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य को जीवन की आलोचना कहा है? तो ये कहा है मैथ्यू अर्नाल्ड ने। 13 नंबर, किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य को मनोवैज्ञानिक मूल का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटो। 14 नंबर, कौन सा पाश्चात्य आलोचक काव्य को काव्य के रूप में देखने का आग्रही है, किसी अन्य रूप में नहीं? तो इसका आंसर है एलियट। T.S. एलियट अमेरिका के निवासी थे। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है सामाजिकता। 16 नंबर, विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बिस्फी मधुबनी बिहार में हुआ था। 17 नंबर, विद्यापति ने कितनी भाषाओं में काव्य रचनाएं की हैं? तो 3, अवबट, संस्कृत और मैथिली। 18 नंबर, कबीर का जन्म कब हुआ था? तो कबीर का जन्म सन 1398 के आसपास हुआ था। 19 नंबर, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर का जन्म काशी में हुआ था। 20 नंबर, सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था।
21 नंबर, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूरदास का जन्म सिही दिल्ली में मानी जाती है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म राजापुर बांदा में हुआ था। बिहारी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म सन 1595 के आसपास ग्वालियर में हुआ था। नेक्स्ट, बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बरवा गोविंदपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। 26 नंबर, कबीर रस खान की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु संवत 1685 ईस्वी मानी जाती है। कबीर रस खान किसके संप्रदाय में दीक्षा ली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय से। 28 नंबर, कवि भूषण की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु संवत 1705 ईस्वी में हुई थी। 29 नंबर, इनमें से कौन भूषण के भाई थे? तो इनमें से भूषण के भाई मतीराम, चिंतामणि, जटाशंकर, ये तीनों थे। 30 नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन 6 जनवरी 1885 को हुआ था। 31 नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रारंभिक काव्य भाषा क्या थी? तो इनकी काव्य भाषा थी ब्रज भाषा। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान कहाँ है? तो चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश है। 34 नंबर, हिंदी साहित्य के इतिहास में निराला किस काल के कवि है? तो इसका आंसर हो जाएगा छायावाद। छायावाद के ये 4 स्तंभ में से एक थे। निराला किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? तो मुक्तछंद के। नौका विहार कविता में किसका राजजीवन का उल्लेख है? तो ये कलंकाकर राजभवन का। चिदंबरा पर पंत जी को किस पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी? तो क्या आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। महादेवी वर्मा को पद्म भूषण कब मिला था? तो 1956 ईस्वी को। महादेवी वर्मा को उनकी कृति किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यामा, 1983 को इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुई थी। 40 नंबर, जयशंकर प्रसाद इनमें से किस प्रकार के कवि हैं? तो छायावाद। 41 नंबर, बीती, भिवारी, जागरी जयशंकर प्रसाद की क्या है? तो इनकी कविता है। उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी में 1972 को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सन 1911 में। अज्ञेय का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आधुनिक हिंदी कविता में किस कवि के लिए बाबा संबोधन किया जाता है? तो ये नागार्जुन को बाबा के नाम से संबोधित किया जाता है। 47 नंबर, नागार्जुन को 1968 ईस्वी में उनकी किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था? तो इनका आंसर हो जाएगा पत्रहीन नगन गाछ, ये मैथिली में लिखा गया था। 48 नंबर, सर्वदल दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने एमए कब किया? तो इन्होंने अपना एमए 1949 को कंप्लीट किया था। धूमिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो धूमिल का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस के समीप खेकली पांडेपुर गांव में 1936 ईस्वी में हुआ था। 51 नंबर, लोग कहते हैं कि बच्चे को अधिक प्यार देने पर बालक बिगड़ जाता है, पर कौन ऐसा कवि है जो अपने उत्तरदायित्व का विरहन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा धूमिल।
52 नंबर, प्रेमचंद्र जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो गोदान। गोदान इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो 1936 ईस्वी में लिखी गई थी। 53 नंबर, गोदान उपन्यास के केंद्र में क्या है? तो इसमें गोदान में गाय की लालसा है। 54 नंबर, गोदान उपन्यास के किस पात्र को तितली, मानवी तथा देवी रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो ये मिस मालती को। 55 नंबर, गोदान उपन्यास के आधार पर कौन बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है? तो ये मिस मालती के लिए कहा गया है। 56 नंबर, राग दरबारी उपन्यास के लिए श्री लाल शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में प्राप्त हुआ था। 57 नंबर, राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र नायक के रूप में आदि से अंत तक कथा का केंद्र में बना रहता है? तो बेद जी। राग दरबारी उपन्यास के पात्र बेद जी के चरित्र की विशेषता क्या है? तो ये व्यवहार कुशल है, ये रिश्वतखोर भी होते हैं, ये दोहरा चरित्र भी है। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा सभी। 59, राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है जो 1968 ईस्वी में लिखी गई थी श्री लाल शुक्ल जी के द्वारा। 60 नंबर, मधुआ शीर्षक कहानी के अनुसार शराबी ठाकुर सरदार सिंह के संपर्क में क्यों आया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठाकुर साहब को मनोविवाद के लिए कहानी सुनने की आदत थी तथा शराबी लच्छेदार कहानी सुनाने में निपुण था, इसलिए शराबी ठाकुर सरदार सिंह के संपर्क में आते हैं। 61, मधुआ एक तो ये एक अनाथ बालक है। मधुआ कहानी में मधुआ के लिए ये कहा गया है कि वह एक अनाथ बालक है जिसमें शराबी को मन परिवर्तन करने में सहायक होता है। 62, मधुआ शीर्षक कहानी के अनुसार मधुआ क्यों रो रहा है? क्योंकि भूख के कारण रो रहा था। 63, मधुआ शीर्षक कहानी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मधुआ एक अनाथ बालक है, ये सही है। मधुआ ठाकुर साहब का प्रिय पात्र है, तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 64, डॉक्टर मुखर्जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, वो आधे बर्मी थे, ये सही है। वो संदर्भित हिल स्टेशन पर प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी का अध्यापन भी कर रहे थे, ये भी सही है। प्रत्येक वर्ष की सर्दियों में वो स्वदेश जाकर अपनी छुट्टियां व्यतीत कर रहे थे, तो ये गलत है क्योंकि वर्मा में लड़ाई होने के बाद डॉक्टर मुखर्जी भारत आ गए थे, उसके बाद वो वापस नहीं गए। 65, मिस ह्यूबर्ट को कौन सा रोग होने की अप्रत्यक्ष शंका इस कहानी की व्यक्त की गई है? तो ये कहानी परिंदे नामक कहानी के बारे में कहा गया है जिसके लेखक निर्मल वर्मा है, तो इसका आंसर हो जाएगा टीबी। 66, सुरुचि लतिका के प्रति प्रणय निवेदन किसके द्वारा पत्र के जरिए किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्टर ह्यूबर्ट। 67, ह्यूबर्ट का पत्र का लतिका पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। उसे मिस्टर ह्यूबर्ट के लिए ममता जागृत होने के साथ साथ उसे इस बात का सुखद एहसास हुआ कि वह अभी दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। 68 नंबर, लेखक ने निम्न में से किसकी तुलना ईसा की तरह सलीब पर लटके हुए व्यक्ति से की है? तो ये कहानी दिल्ली में एक मौत की कहानी से लिया गया है, ये कथन जिसको कमलेश्वर ने लिखा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बस के भीतर बीच में खड़े हुए व्यक्ति की। दीवान चंद कौन थे? तो ये भी दिल्ली में एक मौत कहानी का जिक्र किया गया है, उसी का ये
सारांश है, दीवान चंद्र करोल बाग के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन थे। 70 नंबर, सेठ दीवान चंद्र की मौत कहाँ हुई थी? तो उनकी मौत इरविन अस्पताल में हुई थी। 71 नंबर, लेखक से आयरन कौन लेता है? तो लेखक से आयरन अतुल मवानी लेता है। 72, खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं। पत्नी ने शक पकाकर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गिरहस्ती, फिर सियानी लड़की, गजादर बाबू और उनके पत्नी के बीच उपयुक्त संवाद का क्या अर्थ निकलता है? तो ये कहानी वापसी से ली गई है, जिसकी रचना उषा प्रिवंदा ने 1960 में की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। गजादर बाबू की पत्नी उन्हें चाहती तो है, लेकिन अब उनके जीवन की प्राथमिकता बदल गई है और वो अपने बच्चों और गृहस्थी को अब अधिक प्राथमिकता दे रही है। 73 नंबर, सेवानिवृत्ति के बाद घर वापसी के समय कौन सी अनुभूति उन्हें गदगद कर देती है? ये कथन भी वापसी का है और ये इस कहानी में गजादर बाबू के लिए कहा गया है। तो गजादर बाबू सेवानिवृत्ति के बाद अपने घर वापसी आ रहे हैं, तो उनके मन में सुदीर्घ अंतराल के पत्नी एवं अपने बच्चों को भावी सुखद अस्थायी एवं सबल अत्याचार की अनुभूति से गदगद होते हैं। 74 नंबर, अनंता गजादर बाबू को क्या अनुभव हुआ? तो उन्हें अनुभव हुआ कि उन्हें यह प्रतीत हुआ कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। ये सही है। ख नंबर, उन्हें अपने बच्चों के व्यवहार से अत्यधिक संताप हुआ। यह भी सही है। उन्होंने निष्कर्ष में पाया कि उन्होंने जो कुछ चाहा उसका एक अंश भी उसे नहीं मिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 75, घर वापसी के बाद बच्चों का अपने पिता के प्रति व्यवहार कैसा था? को महज औपचारिक। सही है। खो एक अजनबी और अवांछित व्यक्ति के रूप में। खो, तो ये दोनों सही है। 76, जनवाद संबंधित है, तो ये संबंधित है मार्क्सवाद से। यशपाल रचनाकार थे, कैसे रचनाकार थे? तो ये विश्लेषणवादी थे। 78, इनमें से कौन यशपाल की कहानियों का संग्रह है? तो धर्मयुद्ध, तर्क का तूफान, चिंगारी, तो ये सभी यशपाल की कहानियों का संग्रह है। 79, मधुआ कहानी का शीर्षक अभिशप्त का आधार को। ये लाइन गलत दिया गया है, क्योंकि अभिशप्त कहानी का है। ये अभिशप्त कहानी यशपाल द्वारा लिखी गई थी। यशपथ का आधार मतलब यहाँ पात्र होना चाहिए। अभिशप्त का पात्र कौन कौन है? तो जवाला हीर, जवाला की पत्नी और जवारा की संतान। तो ये हो जाएगा सभी। 80 नंबर, मोहन राकेश की कहानी का पहला संग्रह कौन सा है? जिसका सही आंसर हो जाएगा इंसान का खंडर। मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1972 में। 81 नंबर, मिस पाल का निवासी स्थान कहाँ है? तो ये कहानी मिस पाल कहानी नाम से ही बना है, जिसमें एक लड़की का कैरेक्टर होता है। तो ये मिस पाल का निवास स्थान कहाँ है? तो मिस पाल दिल्ली से स्थानांतर होकर कुल्लू चली जाती है, तो इसके निवास स्थान कुल्लू हो जाएगी। 82, मिस पाल किस विभाग में नौकरी करती थी? तो ये दिल्ली में सूचना विभाग में थी। 83, मिस पाल ने नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि इसके विभागीय सहकर्मियों के अनुचित व्यवहार के कारण। 84, विषय विस्मोसधम में नाटक का वर्णन विषय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देसी नरेशों की दुर्दशा। भारत दुर्दशा नाटक को कितने अंकों में विभक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट, भारतवासियों के दुर्भाग्य की कहानियों को किस नाटक में चित्रित किया गया है? तो यह भारत दुर्दशा कहानी में।
भारत दुर्दशा नाटक का रचनाकाल क्या है? तो इसका रचनाकाल हुआ था 1875 में, लेकिन इसका प्रकाशन 1880 में हुआ था। 88 नंबर, मिट्टी के लौंदे सब के सब मिट्टी के लौंदे किसका कथन है? तो ये आधे अधूरे नाटक की कथन है, जिसमें ये कथन उसकी छोटी लड़की द्वारा बोला जाता है। छोटी लड़की का नाम बिन्नी होता है और बड़ी की लड़की का नाम किन्नी होता है। 89, महेंद्र नाथ ने किसके सलाह पर सावित्री से विवाह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जुनेजा। महेंद्र नाथ का बेस्ट फ्रेंड था जुनेजा। जगमोहन इनके पति थे और सिंघानिया सावित्री के बॉस। 90 नंबर, ज्ञान मार्गी काव्यधारा में कौन कवि आते हैं? तो संत कवि आते हैं। 91, ज्ञान मार्गी काव्यधारा के प्रमुख कवि है तो कबीर। 92, गुण और परिमाण में समृद्ध निरंतर विकासशील हिंदी साहित्य का परिपूर्ण इतिहास तो कोई एक प्रति लेखक ही लिख सकता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म 1915 में और इनकी मृत्यु 1999 में होती है। 93, आजकल के जीवन में लेखकों का समुदाय ही बन सकता है, संघ नहीं, ये किसका कथन है? तो ये भी कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। 94, ध्रुवा शामिनी में यह कथन किसका है कि पुरुषों ने स्थितियों को पशु संपत्ति समझकर इन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया वो मेरे साथ नहीं चल सकता? तो ये ध्रुवासिनी द्वारा रामगुप्त को कहती है। 95, या अब व्याकरण की क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मुझे, मैं, मेरे को, ये सब उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। 96, क्रिया का मूल रूप कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। वो बहुत तेज बालक है में रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो बहुत का हो जाएगा परिवेशन विशेषण। 98, पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें स्थूलांकित शब्द कारक है। तो पीयूष क्या है? तो पीयूष करता है। 99, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो धक्का मुक्की में द्वंद्व समास होगा, जिसमें योजक चिन्ह होते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइफन कहते हैं, वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। 100 नंबर, अकल का दुश्मन का अर्थ है? तो अकल का दुश्मन का अर्थ है महामूर्ख। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन का सेट नंबर 2 समाप्त होता है। सेट नंबर 3 के लिए आगे के वीडियो जारी रहेगा। जय हिंद।